नमस्कार। न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर राहुल गांधी के झारखंड चुनाव प्रचार को लेकर है। दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचे घमासान को लेकर है। तीसरी बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा और कांग्रेस पर बोले हमले को लेकर है। और चौथी बड़ी खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए अपने चुनावी सभा का आगाज ईसाई बाहुल सिमडेगा से किया, जहां 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी अडानी और संविधान का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा की अंग्रेजों से तुलना करते हुए कहा कि हम आपको आदिवासी कहते हैं जबकि भाजपा वाले आपको वनवासी कहते हैं। अंग्रेज भी आपको वनवासी कहते थे। उन्होंने अडानी अंबानी के बहाने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाने की बात कही। वहीं राहुल गांधी ने 1 वोट 7 गारंटी का जिक्र करते हुए कई वादे गिनाए। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, राहुल गांधी ने अंग्रेजों से भाजपा की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा भी वनवासी कहती है आदिवासियों को, और जो अंग्रेज थे वह भी वनवासी कहते थे। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये तो चुनाव है और इन दोनों अगर चुनावों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति जो सिमट गई है वो जातिवाद पर, वर्ग पर और धर्म पर सिमट गई है मोटे तौर पर। और फिर क्योंकि कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का काफी कुछ वोट बैंक फिसला है उनका, खासतौर से अनुसूचित जाति वर्ग का वोट बैंक फिसला है। और ये जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा ने जब से झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा को स्थापित किया है तो कहीं ना कहीं ये जो जनजातीय वोट है इसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है। तो मोटे तौर पर उस वोट को, पहले ये जो जनजातीय वोट था, आदिवासी वोट था, एससी वोट था, ये कांग्रेस का वोट बैंक था। तो स्वाभाविक रूप से वो वोट बैंक खिसका है। वो वोट बैंक खिसका है तो उसकी पूर्ति वो अब माइनॉरिटी वोट, अब ईसाई भी क्योंकि अब माइनॉरिटी में है, मुस्लिम भी माइनॉरिटी में है, तो वो उससे अपनी कमी पूर्ति करने की कोशिश करता है। अब फिर चुनाव में कई तरह की बातें कही जाती है। आदिवासी नाम जो था वो अंग्रेजों ने दिया था, ट्राइबल नाम अंग्रेजों ने दिया था। वनवासी नाम जो है वो भारतीय परंपरा में ही माना जाता है। बाकी फिर वो अंग्रेजों ने ट्राइबल नाम दिया तो अब संवैधानिक रूप से वो नाम अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है। लेकिन अब उस चुनाव में तो इस तरह की बातें चलती हैं, तो वही उन्होंने भाषण दिया है लोगों को प्रभावित करने के लिए। तो ये जो आदिवासी और वनवासी का तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो उन्होंने 7 गारंटियां दी, उन 7 गारंटियों का स्वाभाविक रूप से वोटर पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। जी रमेश जी, संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी उन्होंने मुद्दा उठाया था और अब झारखंड विधानसभा चुनाव में भी यह संविधान का मुद्दा उन्होंने दोबारा उठाया है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें फायदा मिला था, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव है, विधानसभा से संविधान पर इतना फर्क भी नहीं पड़ता है और लोकसभा चुनाव जबकि हो चुके हैं, तो क्या संविधान बचाने का जो मुद्दा है अब इसका फायदा उन्हें क्या झारखंड में देखने को मिलेगा? देखिए, संविधान बचाने का मुद्दे का लाभ ना तो उनको मेरी दृष्टि में लोकसभा में मिला ना मिलेगा, क्योंकि ये आमतौर पर संविधान का विषय जो है जनता के सिर पे से गुजरता है। उनको जो लोकसभा में भाजपा को जो नुकसान हुआ है वो जातिवाद के कारण नुकसान हुआ है। तो भाजपा वो जो जातिवाद है उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे या छेड़ोगे तो, ये जो इस तरह की बातें आ रही हैं ये कहीं ना कहीं वोट मतलब वो जो विभाजन हो गया था जातिगत का, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान, भाजपा ने तो संविधान की रक्षा ही की है संविधान, और फिर संविधान अब ऐसा है कि उसको कोई कुछ नहीं बदल सकता। वो जो एक विशेष धारा थी जिसके कारण आपातकाल लग गया था, इंदिरा जी ने लगाया था, वो धारा बदल दी थी, 77 में बदल दी गई थी। तो मोटे तौर पर अब बहुत विषम परिस्थितियां, कोई युद्ध की स्थिति बनेगी, कुछ और होगी तो ही कुछ स्थिति बनेगी। बाकी संविधान को तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी आ जाए, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी आ जाए। अब ये तो चूंकि जैसा कि मैंने कहा है कि चुनाव में इस तरह की बातें बहुत होती हैं, इस तरह का प्रचार है, संविधान के मुद्दे पर उनको कोई लाभ नहीं मिलना। जो उनको लाभ झारखंड में मिलेगा वो 2 ही चीज का मिल सकता है, वो जो उन्होंने एक साथ गारंटी दी है उसका, या अगर वो जातिगत विभाजन करना है तो उसका मिल सकता है। जी रमेश जी,
कई तरह के वादे अगर एक वोट सात गारंटी कहें तो कांग्रेस ने भी की है, लेकिन भाजपा की ओर से भी कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। क्या लगता है, दोबारा से कांग्रेस पर जनता, झारखंड की जनता विश्वास जताएगी या अब बदलाव कर भाजपा पर भरोसा जनता को हो रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इस समय झारखंड का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से दिलचस्प हो गया है जैसे हरियाणा का चुनाव था या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव था। तो किसको लाभ मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ये बिल्कुल अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मोटे तौर पर ये जो लोक लुभावन गारंटियां कांग्रेस दे रही है और लोक लुभावन गारंटियां भाजपा दे रही है, तो अब ये इस पर निर्भर करेगा कि जनता इसमें से किस पर ज्यादा भरोसा करती है। तो कई बार मोटे तौर पर दोनों एक से ही बातें करते हैं, लेकिन जनता किसी एक पर भरोसा करती है और एक पर नहीं करती। तो ये इस पर निर्भर करेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। ये दोनों के चुनाव प्रचार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और वहां की जो सरकार थी उसके काम कैसे रहे हैं, पिछले वादे उसने कैसे पूरे किए हैं, इस पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ, जहां 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने पर विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। उधर मार्शल ने खुर्शीद अहमद और कुछ बीजेपी विधायकों को बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सभी भाजपा नेता वॉकआउट कर गए। गौरतलब है कि खुर्शीद अहमद बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, विधानसभा सत्र जो जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है, लगातार 4 दिनों से 370 की बहाली को लेकर लगातार इसमें प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार हंगामा, और आज तो हाथापाई की भी नौबत आ गई। ऐसे में यह कहां तक जाएगा? इस तरह जो सत्ता से जुड़े हुए या जो निर्दलीय विधायक हैं वह 370 का समर्थन करते हैं, उसके लिए प्रस्ताव पारित भी हो गया है, पास भी हो गया है, और विपक्ष के नेता हैं इसका विरोध करते हैं। आखिर ये कहां तक हंगामा जाएगा? में जो पार्टी है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 370 और 35 से जो है वो आप एक स्वप्न की बात है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र की रैली में भी कहा है कि ये ख्वाब देखना विपक्ष छोड़ दे। हाँ, मुझे लगता है कांग्रेस को इसमें अपनी स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ सत्ता पक्ष के साथ है। तो कांग्रेस को ये देश को बताना पड़ेगा कि क्या वो 370 और 35 की बहाली के पक्ष में है या वो एक क्लोज चैप्टर हो चुका है। और इस तरीके की घटनाएं जो है सिर्फ जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए है। इससे ज्यादा अच्छा होगा अगर जम्मू कश्मीर की सरकार जनता के हित में ध्यान देगी, जिसके लिए जनता ने उन्हें वहां चुन के भेजा है। जनता ने उन्हें वहां 370 और 35 के लिए चुन के नहीं भेजा है, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए चुन के भेजा है। और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही है उसकी रोकथाम करने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। वनस्पत जो एक कानून केंद्र सरकार ने पास करा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की भी उस पर मोहर लग चुकी है, उस पर अब कोई भी डिस्कशन कहीं भी नहीं हो सकता। जी मनीष जी, अगर कांग्रेस की आपने जिक्र किया, कांग्रेस के कई नेता जिनमें सचिन पायलट मुख्य एक नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जनमत का जो है कांग्रेस आदर करती है और जनमत एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने 370 का समर्थन ही जताया है। ऐसे में अब जब 370 का कोई दूर दूर तक कहीं जब केंद्र में जब कांग्रेस आएगी या कोई अन्य पार्टी आएगी जो 370 को वापस लाना चाहेगी, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस तरह जब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बातें जम्मू कश्मीर को की जा रही थी, ऐसे में 370 को पारित कराना, 370 का समर्थन जताना अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है उसके लिए कितना महंगा पड़ेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और उसकी सहयोगी पार्टियों को ये क्लियर करना पड़ेगा कि वो देश की विचारधारा के साथ है या नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 और 35 पे मुहर लगा दी तो इस पे कोई डिस्कशन का औचित्य नहीं है। आप केंद्र सरकार का सम्मान नहीं करते, आप देश की सर्वोच्च अदालत के अगर आदेश का सम्मान नहीं करते तो आप किस चीज का सम्मान करोगे? जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है तो विपक्ष उससे खुश होता है, विपक्ष उससे सहमति जताता है, क्योंकि
वो निर्णय उनके फेवर का है। ये सेलेक्टिव निर्णय को अपनाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को ये देखना होगा कि किस तरीके से उनके मतों का इलेक्टेड सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं। इसको रोकने की कोशिश होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास की बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो मीटिंग चल रही है इस समय पार्लियामेंट की या वहाँ की विधानसभा की, इसके अलावा और वहाँ कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है भारत में, उसको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा और वहाँ की सरकार में रहते हुए या वहाँ की सरकार को ये बताना पड़ेगा कि उनका देश की इस राजनीति में क्या योगदान है और क्या उनका विश्वास है जो कानून केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मोहर से पास हुआ है। जब ऐसे में जो एक हंगामा होता है लगातार, आज तो हाथापाई की भी नौबत आ गई थी, अगर इसी तरह हाल रहा तो विधानसभा सत्र का क्या होगा और विधानसभा में होने वाले कामकाज का क्या होगा? मनीष जी, विधानसभा सत्र का क्या होगा ये वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है, कामकाज का क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने संवैधानिक दायित्व को और अपने संवैधानिक पदों का उपयोग करना चाहिए। ऐसी चीजों को रोकने के लिए केंद्र सरकार हमेशा से सक्षम है। आज भी जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और वो उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के उतने ही अधीन है जैसे बाकी चीजें हैं। तो समय आने पर केंद्र सरकार इसके प्रति कोई ना कोई बड़ा निर्णय जरूर लेगी। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसी ही घटनाएं करती रहेगी, जनहित के अलावा देश विरोधी चीजों का सम्मान करने की कोशिश करेगी। जी, अंत में मनीष जी, एक सवाल ये भी है कि उनके उमर अब्दुल्ला के शपथ लेने के बाद लगातार यह खबरें निकलकर सामने आ रही थीं कि अब जो शीतकालीन सत्र है इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भी पेश हो सकता है और पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द मिल सकता है। सामंजस्य बना के दोनों ही सरकारें काम करेंगी। लेकिन अब जब इस तरह की जो प्रस्ताव पारित हुआ है 370 के समर्थन में, तो आप पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलने में कहां तक देखते हैं, कहां तक लगता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिल भी पाएगा या नहीं? अभी पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर के लिए बहुत दूर दिखता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने पहले ही सत्र में पहले 4 दिनों में जिस तरीके से प्रदर्शन करा है, इससे ये लगता है कि वो केंद्र सरकार की विचारधारा से सहमत नहीं है। उन्हें केंद्र सरकार की विचारधारा से सहमत होकर जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास जीतना होगा। विकास से तभी वो पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में सोच सकती है। अभी तो ऐसा लगता है कि वो कितने दिन वहाँ शासन कर पाएंगे ये भी देखना बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास सारी पावर्स हैं कोई और निर्णय लेने के लिए, अगर वहाँ की सरकार अच्छे तरीके से काम नहीं करती तो। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर सीट के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी कलह को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस में तलाक सा हो गया है। खटाखट योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा का सपाचट करना है। उन्होंने मुजफ्फरनगर हिंसा की चर्चा करते हुए सपा के लोगों को दंगों का सरगना बताया। साथ ही साथ महिला अपराध में भी नया रिकॉर्ड बना है, ऐसा उनकी ओर से कहा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती का रिजल्ट जल्दी जारी किया जाएगा और तो और खिलाड़ियों के लिए भी नई पॉलिसी बनाए जाने पर चर्चा की जा रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव, ब्यूरो हेड लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस में तलाक सा हो गया है। जिस तरह का घटनाक्रम सीटों के बंटवारे को लेकर हमने अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच देखा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये तंज कसा गया है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो है 3 जनपदों का दौरा किया है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने जो है अपना प्रचार किया है। मुजफ्फरनगर और इसके साथ ही उन्होंने गाजियाबाद और साथ में उन्होंने जिन जनसभाओं को संबोधित किया उसमें जो है समाजवादी पार्टी और उसके साथ ही कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हमला बोलते हुए जो तमाम बातें कही हैं उससे कहीं ना कहीं जो है विपक्ष पर बड़ा हमला अगर देखा जाए वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीरापुर सीट में जनसभा को संबोधित करते हुए
सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपसी कलह को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस में तलाक सा हो गया है। कटाकट योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा का सपा चेक करना बताया और उन्होंने मुजफ्फरनगर हिंसा की चर्चा करते हुए सपा के लोगों को दंगा करने का सर्जना भी घोषित किया है। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में महिला अपराध में नया रिकॉर्ड बनाया गया था, वहीं पुलिस भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी कर और खिलाड़ियों को नई पॉलिसी के जरिए नौकरी देने को लेकर भी अपनी सरकार के द्वारा किए जा रहे जो महत्वपूर्ण काम है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता को संबोधित करते हुए बताया। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है पहले आरएलडी के गठबंधन में यहाँ शामिल थी। मीरापुर सीट जो है वो जो है खाते में आरएलडी के गई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और आरएलडी ने नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गई, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है। और इस मीरापुर सीट पर आरएलडी की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल चुनाव मैदान में है। हालांकि एक चीज का आरोप और लगा था आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल पर कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। भले ही आरएलडी अपनी तरफ से चुनाव लड़ा रही हो, लेकिन यह जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। यह भी जो है आरएलडी के कुछ नेताओं ने इस पर टिप्पणी की थी। हालांकि पार्टी का मामला था, पार्टी की गाइडलाइन थी, चुनाव जीतना था, पार्टी सिंबल पर चुनाव हो रहा है, तो ये कुछ नेताओं ने इसमें अपनी जुबान को दबाया। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार यही प्रचार कर रहे हैं कि मिथिलेश जो पाल वहां से चुनाव लड़ रही हैं वह पूर्णतः जो है आरएलडी की प्रत्याशी ना होकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। केवल मुखौटा यहाँ आरएलडी का लगा दिया गया है। इस तरीके से प्रचार से समाजवादी पार्टी वहां अपना माहौल बनाने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी पीछे कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इन दोनों दलों पर लगातार हमला बोल रही है और उनके हमले के कारण जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है जो डैमेज हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि बीएसपी जो है पूर्व में अगर देखा जाए तो कई बार उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन इस बार बीएसपी मायावती ने जो है फैसला किया कि उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उपचुनाव से कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह आएगा और इसी से 2027 का नया माहौल बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। और देखिए, इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार यह प्रचार करती है कि भाजपा और बसपा एक ही टीम है, यानी कि बसपा को बी टीम घोषित किया जाता है। लेकिन देखिए, बीएसपी चीफ का एक अलग स्टैंड रहता है। इस कारण वो जो है अपनी बातों को रखती हैं और अपनी पार्टी की बातों को रखती हैं, मुख्य मुद्दों को रखती हैं, व्यक्तिगत किसी पर हमला नहीं बोलती हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस मर्यादा को निभाते हैं कि वह बहुजन समाज पार्टी पर जो है हमलावर बहुत ही कम रहते हैं। मुद्दों के आधार पर भले ही बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोले, लेकिन निश्चित तौर से ऐसा जो देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के समय में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था उसको लेकर मुख्यमंत्री का जो लहजा था बोलने का वो जनता में उत्साहवर्धक था, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और जो तांडव देखा वहां के लोगों ने, वो एक जो बड़ा भयावह मंजर था, उसी को भुनाने की कोशिश जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कैसे अपने पाले में इन सीटों को लाया जा सके। ठीक, बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4-3 के अनुपात से बहुमत से 1967 के अपने ही फैसले को पलट दिया है। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा बनाम केंद्र सरकार के केस में कहा था कि केंद्रीय कानूनों के तहत बना संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकता। दूसरी ओर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं खो सकता क्योंकि उसे केंद्रीय कानून के तहत बनाया गया है। बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और 3 जजों की बेंच को लेकर उन्होंने निर्देशित भी किया है। बेंच जांच करेगी और यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की और इसके पीछे किसका दिमाग था, और अगर इसके पीछे अल्पसंख्यक समुदाय पाया जाता है तो आर्टिकल 30 के तहत एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकती है। गौरतलब है कि 2005 में एएमयू के खुद को अल्पसंख्यक संस्थान मानकर पीजी कोर्सेज में 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित करने के बाद से विवाद गरमाया हुआ है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर आलोक सोती राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, एएमयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटने का फैसला कर लिया है। 1967 का फैसला पलटा है और अब 3 जजों की बेंच इस पर जांच करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में बोला उसी का जस्ट विपरीत हम कहें, उनका सीधा विपरीत इस बार कथन कहे गए हैं। इससे आप किस प्रकार से देखते हैं?
देखिए 1967 में जो अजीत पासा का जो केस था उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी जो कि समझनी और जाननी चाहिए। अल्पसंख्यक के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये माना गया था कि जो संस्थान स्थापित किया जा रहा है वो अल्पसंख्यकों के द्वारा किया जाना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये था कि उसका जो प्रशासन है वो अल्पसंख्यक ही कर रहे हों। तो इन दोनों पॉइंट के आधार पर फैसला दिया गया था। अब यहाँ समस्या ये आ गई है कि इस बार जो 7 जजों की संवैधानिक पीठ है उसने जो फैसला दिया उसमें 4 लोगों ने इस बारी क्राइटेरिया को ओवरलुक कर दिया है और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, अल्पसंख्यक जो है संस्थान को देने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो अल्पसंख्यक के द्वारा ही, समुदाय के द्वारा ही स्थापित की जाए और उसका प्रशासन किया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा था कि जो 3 जज थे वो सहमत नहीं थे, लेकिन चूंकि बहुमत 4 का था इसलिए इस बात को ओवरलुक करके मान लिया गया है कि अल्पसंख्यक संस्थान बनाने के लिए इन 2 बातों की जरूरत नहीं है, जिसके आधार पे अजीत पासा केस हार गए थे। अब यहाँ बात ये वाली आ गई है कि अब देखने वाली बात ये है कि देखा जाएगा जो 3 यो तो संविधान पीठ थी उसमें तो केवल यही था कि अल्पसंख्यक का दर्जा के लिए क्या कंडीशंस होती है, कौन सी कंडीशंस को आप डिफाइन करेंगे, वो फैसला हो गया है। लेकिन अब जो फैसला होना है कि क्या अल्पसंख्यक का दर्जा रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए 3 जजों की जो खंडपीठ है वो फैसला करेगी आने वाले समय में। जी आलोक जी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी काफी लंबे समय से चली आ रही है और केंद्रीय कानून के तहत इसे बनाया गया, लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अल्पसंख्यक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को घोषित करने या उसकी मांग की जाने लगी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने खुद को ही अल्पसंख्यक मान लिया? देखिए वहां पे जो राजा मानवेंद्र सिंह थे उनकी वो जमीन थी, राजा साहब ने जो है विश्वविद्यालय को बनाने के लिए दान किया था। तो कई इसमें कानूनी दाव पेच आ रहे हैं जो देखने वाली बात है। हाँ, इसका जो प्रशासन है वो सर सैयद साहब ने ही इसको आरंभ किया था, उन्होंने इसकी प्रशासनिक कार्यविधि को देखा था, तो इसलिए जो आपने देखा था कि उन्हीं के नाम पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के नाम पे आई थी और आजादी के दौरान भी काफी यहाँ से फैसले होते रहे, काफी यहाँ पे जो है संगोष्ठियां होती रहीं। लेकिन उसके बाद जो देखा गया, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी है कि 2005 में उसने अपने को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित करके और 50% जो सीटों का रिजर्वेशन किया है, विशेषकर मेडिकल साइंस यहाँ का काफी फेमस है, उससे जो है मामला जो है गरमाता हुआ दिखाई दिया और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जो है उसका इस बात को खारिज कर दिया था, जिसको लेके जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, जहां ये संवैधानिक बाध्यता आ गई। संवैधानिक बाध्यता पे अल्पसंख्यक को कैसे डिफाइन किया जाए, उस डेफिनेशंस को जो अजीत पासा के समय में जो डेफिनेशंस थी उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से ओवरलुक कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि अब कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां रह गई हैं जिसमें यह माना जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक जी जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।